एक और दिन, एक और नई सुबह, एक और आशीर्वाद और जीवन में एक और मौका और अवसर। उठो, प्रयास करो और हर सांस को उपहार समझो। सबसे बड़ी प्रेरणा जो आपको कभी मिल सकती है वो ये है कि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा है या फिर प्रेरणा बन सकते हैं। जागो और आज से एक प्रेरणादायक जीवन जीना भी शुरू करो। कोई भी जीवन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम इसे परफेक्ट मोमेंट्स के साथ भर तो सकते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और शानदार हो। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अपने चिंतन से भी युवा है और भारत अपनी चेतना से भी युवा है। प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है। उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। आप देखिए, आज भारत के युवाओं में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए भारत आज जो कहता है, दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। जहां बात उस वायरस की जिसने पूरी दुनिया को डराया हुआ है, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि समझाना है। 10 जनवरी से टीकाकरण का एक और दौर शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज देने की शुरुआत की गई है। इसे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइनर वर्कर्स के अलावा 60 साल से ऊपर के नागरिकों को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज लिया जा सकता है। इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराने पंजीयन के आधार पर ही तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज मिल सकती है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राज के मनचंदा, निदेशक हैं आयुष के। वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना केस में आई बाढ़ को देखते हुए वैक्सीन की बूस्टर डोज का अभियान शुरू किया। 10 जनवरी से टीकाकरण का एक और दौर शुरू हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना केस में आई बाढ़ को देखते हुए वैक्सीन की बूस्टर डोज का अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों से हुई है। देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत होने वाली है। ये बूस्टर डोज उन्हीं को लग रहा है जिसने पहले अपने दोनों टीके लगवा लिए हैं। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन लेने के 9 महीने पूरे होने के बाद ही बूस्टर डोज ली जा सकती है। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।
पुराने पंजीकरण के आधार पर ही तीसरी डोज मिल जाएगी। इसके लिए कोविन वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और बड़े लंबे अरसे से लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब उनको थर्ड डोज मिलेगी, और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी ओमिक्रॉन का जो थ्रेट है वो अभी पिछले वीक में आपने देखा है कि काफ़ी सारे स्वास्थ्यकर्मी भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो उससे बचाव के लिए ये जो वैक्सीन है ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच होगी, और उनके दिमाग में एक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और ड्यूटी के प्रति ये रहेगा कि यदि उनको वैक्सीन मिल गया तो वो आईसीयू में एडमिट नहीं होंगे, उनको सीरियस बीमारी नहीं होगी और वो देश की राष्ट्र की ज़्यादा अच्छी तरीके से सेवा कर पाएंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें तो सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अपने अपने स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। ये कर्मचारी अपने अस्पतालों में वैक्सीन ले सकते हैं या फिर अन्य टीकाकरण केंद्रों पर जाकर भी इन्हें वैक्सीन मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राज के मनचंदा, निदेशक हैं आयुष के। डॉक्टर राज के मनचंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आयुष की बात करें तो पहली और दूसरी लहर में आयुष ने बहुत कमाल का काम किया। क्या वर्तमान स्थिति को माना जाए कि कोरोना की तीसरी लहर से हम दो चार हो रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आयुष की वर्तमान में क्या भूमिका है? ऐसा है, जो भूमिका आयुष ने पहली वेव और दूसरी वेव में निभाई थी वही भूमिका आयुष आज तीसरी वेव में भी निभा ही रहा है। जो पहले दो वेव में हम लोगों ने कुछ लर्निंग की, कुछ रिसर्च के माध्यम से कुछ डेटा भी जो कलेक्ट किए, उन सब एक्सपीरियंसेस को इस थर्ड वेव में यूज किया जा रहा है। आज दिल्ली सरकार के करीब करीब 170 डिस्पेंसरीज हैं, 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं सब अपनी अपनी जगह पे ओमिक्रॉन ग्रस्त पेशेंट जो भी उनकी डिस्पेंसरीज में, उनके इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं, सबका सुचारू रूप से इलाज कर रहे हैं जी। और जितने भी लोग इवन होम आइसोलेशन में भी हैं, वो भी अगर टेलीफोन के जरिए अप्रोच करते हैं किसी भी डॉक्टर को, चाहे वो सरकारी तंत्र में है या प्राइवेट तंत्र में है, उनको उचित सलाह दी जाती है। इसके लिए सरकारी निर्देश भी हैं और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बनाए गए हैं होम्योपैथी में और बाकी सारी आयुष पद्धतियों में भी, ताकि सभी डॉक्टर्स यूनिफॉर्म तरीके से सब पेशेंट्स का इलाज कर पाएं। जी, ये माना जा रहा है कि डेल्टा का विस्तार उतनी तेजी से नहीं हो रहा था जितना ओमिक्रॉन का हो रहा है, लेकिन मारक डेल्टा ज़्यादा था, ओमिक्रॉन उतना मारक नहीं है। क्या ये बात सही है या फिर ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगा? ऐसा है, जैसा कि बाकी कंट्रीज का जो डेटा आया है उसके हिसाब से ऐसा तो प्रतीत होता है कि ओमिक्रॉन जो है ये उतना मारक नहीं है, पर इसमें नंबर इतने ज़्यादा हैं कि हेल्थ सिस्टम का ओवरवेल्म होने का अंदेशा है। और क्योंकि ये स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, काफ़ी हेल्थ केयर वर्कर्स वल्नरेबल हो जाते हैं इस बीमारी को से, और ग्रस्त होने का उनका भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, जिससे कि हेल्थ केयर वर्कर की शॉर्टेज होने का हमेशा एक खतरा सा बना रहता है ओमिक्रॉन पेंडेमिक के दौरान। ऐसा बाकी देशों में भी देखा गया है और यहाँ भी उस बात को रोकने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स हैं वो अपनाई जा रही हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर्स का दिया जा रहा है, और आयुष के माध्यम से भी जो भी प्रिवेंशन की जो टेक्निक्स हैं वो सारी हेल्थ केयर वर्कर्स को बताई गई हैं और वो अपनी अपनी जगह में उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी, उन टेक्निक्स का भी बात करेंगे, लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि बाहर के देशों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी बात यहाँ पर रखी है। तो ब्रिटेन से एक रिपोर्ट ये आई है कि जब ये ओमिक्रॉन की लहर ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी तो ये फ्लू की तरह रह जाएगा कोरोना। क्या ये बात सही है? ऐसा है, इस बात का और भी अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंस भी देखते हैं तो आज से 100 साल पहले भी जो फ्लू आया था जिसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं जी, उसमें भी ऐसा ही देखा गया था कि पहले 2-3 साल तक उसकी जो लहर थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, फिर धीरे धीरे करके वो स्लो होती चली गई और आज के दिन वो फ्लू एक नॉर्मल फ्लू की तरह सारी दुनिया में देखा जाता है। और सिर्फ जो बिल्कुल ही वल्नरेबल लोग होते हैं उनके लिए वो मारक सिद्ध होता है, अदरवाइज ये नॉर्मल फ्लू की तरह रहता है। जी। तो ये तो अभी समय आने पर ही पता लगेगा
मैं और सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि स्पेनिश फ्लू में भी होम्योपैथिक डॉक्टर, जो दुनिया भर के होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने उस वक्त भी काफी अच्छा डेटा कलेक्शन किया था और होम्योपैथी से पेशेंट्स का इलाज किया गया था। और जी ऐसा देखा गया था जी कि जिन जिन पेशेंट्स के अंदर, चाहे वो सीवियर पेशेंट भी थे, अगर होम्योपैथिक दवाई दी गई है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ, तो उन सब जगहों पे मारक कम रहा था, मतलब कि पेशेंट्स की डेथ और इस तरह की जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो कम रही थी। हमने देखा है कि समय समय पर जब कोई नई बीमारी, नया कोई वायरस आता है तो नई दवाइयों को भी ईजाद किया जाता है। हम देख रहे हैं एलोपैथिक में बहुत सारे इंजेक्शंस आ गए हैं, वैक्सीन्स आ गई हैं और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी अन्य दवाएं भी आई हैं। तो क्या ये सब कुछ होम्योपैथिक में भी होता है? समय के साथ साथ अगर कोई नया वायरस आता है, बीमारी आती है, तो नई बीमारियां ईजाद की जाती हैं। अगर ऐसा है तो कोरोना के इस काल में क्या कुछ नई दवाइयां होम्योपैथी में भी आई हैं? ऐसा है, होम्योपैथी में कोविड के लक्षणों के आधार पर, या जिसको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस कहते हैं, जिसमें कोविड एक पार्ट है, ऑलरेडी 50 से 100 दवाइयां ऐसी हैं जो इस स्थिति के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। हम लोगों ने जो पिछले 2 लहर के अंदर जो एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बेस पे 10 दवाइयां ऐसी चुनी गई हैं जो ज्यादातर करीब करीब 80 to 90% पेशेंट्स के अंदर कारगर सिद्ध होती हैं, और उन सब का पब्लिकेशन भी हो चुका है और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बता भी दिया गया है। इसलिए जरूरी इस बात का है कि अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करे, जिसको कि इस बात की पूर्ण जानकारी है जी और वो उन दवाइयों में से उचित चुनाव करके उनको दे पाए। जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह का समय है, तो क्या आप अपने माध्यम से कुछ दवाओं के नाम बता सकेंगे जो ओमिक्रॉन से लड़ने में हम लोगों की सहायता कर सकें? क्या कुछ दवा हैं ऐसी? ऐसा है, दवाइयां करीब करीब, इवन जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो हम लोगों का डेटा रहा और जो पब्लिकेशन में भी है, उसके बेस पे एक फ्री एप्लीकेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है जी, जिससे कि उनमें से सिम्टम्स के आधार पे दवाइयां का चुनाव भी किया जा सकता है। और वो 10 कॉमनली दवाइयां हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम हुई, बेलेडोना हुई, ब्राइनिया हुई, चेल्सीमियम, हीपरसल्फ, पल्सिटिला, नक्स वोमिका, कैम्फर, फॉस्फोरस और रस्टॉक्स। जी। पर इसमें से कौन सी किस पेशेंट को देनी है, ये डॉक्टर ही चुनाव कर पाएगा। पेशेंट इसका चुनाव खुद नहीं करेंगे, ये मेरी गुजारिश है। जी जी, हमने देखा कि पहली 2 लहर में आइसोलेशन हो या फिर क्वारंटीन हो, उसकी अवधि 2 वीक थी, 14 दिन के करीब थी। इस बार इस अवधि को कम कर दिया गया है, 7 दिन कर दिया गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह जो एक्सपीरियंस गेन किया जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज में इस वेरिएंट के बारे में, उसमें यही है कि ये इसके अंदर पेशेंट बड़ा जल्दी नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए उसको इतनी लंबी होम आइसोलेशन की जरूरत नहीं, उतना ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं रहता समय 4-5 दिन के बाद, तो फिर होम आइसोलेशन की लंबी जरूरत नहीं है। जी जी, इसीलिए जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सारे डेटा को, बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट की जो टीम है वो इस सारे को बड़े ध्यानपूर्वक देखती रहती है और WHO के निर्देशन के अनुसार ये सब डिसीजंस लिए जाते हैं। जी। तो इसके पीछे एक एविडेंस बेस होता है। पहली 2 लहर कुछ ज़्यादा ही भयानक थी और माना ये जा रहा है कि ओमिक्रॉन लग रहा है कि उतना मारक नहीं है, लेकिन उसकी वजह ये भी है कि इस बार हम पहले से ज़्यादा तैयार हैं। क्या ये बात सही है? इसके 3 कारण हैं। जी। तो मोस्ट ऑफ अस आर, मतलब हम लोग में से ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं। नंबर 2, तैयार भी हैं और लोग प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं जैसा कि उनको लेना चाहिए। अपने आप को एक स्वस्थ रखने की परंपरा सी बन गई है, जिसमें लोग रिलेटिवली अपनी एक्सरसाइज रूटीन ज्यादा अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रेस रख रहे हैं, इस बजाय इसके कि उसकी वजह से बिल्कुल घबरा के बैठ जाएं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इवन आज ही निदेशालय दिल्ली सरकार ने एक योगा और मेडिटेशन की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं दिल्ली की योगशाला के साथ मिलके, जिसमें कि कोई भी अपने आप को, जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स हो रहे हैं उन सबको एक लिंक जाता है, वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं उन क्लासेस में और अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं और भी जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। जी,
आप अपनी तरफ से कुछ राय देना चाहेंगे तमाम दर्शकों को कि इस काल में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है जी। सबसे पहले जो साधारण उपाय हैं वो तो एक तो ये है कि हमेशा थोड़ा सा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। कम से कम नहीं तो 30 मिनट रेगुलर व्यायाम करें, प्राणायाम करें और थोड़ा रिलैक्स रखें, ध्यान करें। खाना ऐसा खाएं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से पौष्टिक भी हो और अच्छे तरीके से पच भी जाए, ताकि आपको पेट की कोई और गड़बड़ ना पैदा हो और आपका स्वास्थ्य डाउन ना हो किसी और वजह से। इसके अलावा नींद अच्छी रखें, 7 से 8 घंटे जरूर सोएं, रिलैक्स करें और जो जनरल प्रिकॉशंस बताई गई हैं मास्क से रिलेटेड कि रेगुलर जब भी बाहर जाएं मास्क पहन के रखिए, हाथों को फ्रीक्वेंटली धोते रहिए और अगर किसी वजह से सिम्टम्स आ भी जाते हैं तो उनका निवारण भी हो जाएगा। उसके लिए दवाइयां भी अवेलेबल हैं और जो जनरल प्रिकॉशंस होम्योपैथी की तरफ से सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने बताई हैं कि आप आर्सेनिक एल्बम 30 की एक डोज एवरी 2 वीक्स और 3 वीक्स ले सकते हैं। अगर आप वो लेते भी रहते हैं तो उससे इन एडिशन टू वैक्सीनेशन आपको नॉट ओनली कोविड बट और किस्म के भी जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं उनसे भी प्रिवेंशन मिलती है। जी, चलते चलते एक बात और मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर, समय समाप्त हो रहा है कि सर्दी का मौसम है और विशेष रूप से उत्तर भारत में बेतहाशा ठंड पड़ रही है और ऐसे में सर्दी, जुकाम, खांसी ये होना लाजमी है। तो कैसे पता लगे कि भय की स्थिति पैदा ना हो कि जैसे ही किसी को खांसी और जुकाम हो गया उसको ये ना लगने लगे कि उसको भी ओमिक्रॉन हो गया, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जिस वक्त ओमिक्रॉन की लहर चल रही है उस वक्त जो भी जुकाम या खांसी किसी को होता है उसे ये मान के चलना चाहिए कि ये ओमिक्रॉन हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स नॉर्मल जुकाम के और ओमिक्रॉन के बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होते जब तक कि उसका टेस्ट ना किया जाए जी। पर अगर पेशेंट को लगता है कि उसका कहीं पे कुछ एक्सपोजर हुआ है या फीवर परसिस्ट करता है तो उसे तुरंत RT-PCR या रैट टेस्ट करा लेना चाहिए और अपने आप को आइसोलेट कर जाना चाहिए। एक बात और बड़े ध्यान देने वाली है कि चाहे वो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हो, कोविड इन्फेक्शन हो या कोई भी इन्फ्लुएंजा हो, सबका ट्रीटमेंट एक समान है जब तक कि कोई सीवियरिटी डेवलप ना हो। अगर नॉर्मल जुकाम भी है तब भी आदमी को अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए ताकि परिवार के और सदस्यों को वो ना हो, क्योंकि सब जुकाम के फैलने का तरीका करीब करीब एक जैसा ही होता है। सिर्फ ये होता है कोई ज्यादा फैलता है तो कोई जल्दी कम फैलता है। जी चलिए डॉक्टर राजकमल मनचंदा जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं बांस से बनाई गई फ्लावर पॉट और पेंटिंग्स के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। सार्थक संवाद में इस बार चर्चा ग्रामीण विकास की। यहाँ जमींदारी के उद्गम का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे प्रदेश में कई जमींदारों को जमींदारी 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में देश से दगा करने और अंग्रेजों की मदद करने के इनाम में मिली थी। और फिर भी ये जमींदार लोग ये सोच के बैठे हैं कि मुआवजे का मतलब है इन लोगों को पूरा कंपनसेशन। मगर महोदय, ऐसा करना तो किसी भी राज्य के लिए संभव ही नहीं हो सकता और इस मौजूदा क्लॉज का प्रभाव तो उल्टा पड़ेगा हम पर। गांव के विकास को लेकर संसद में अब तक कैसी चर्चा हुई, इसका पूरा खाका आप देख सकते हैं सार्थक संवाद की अगली कड़ी में।
Oftentimes, I share with people, you can enjoy pizza, but not necessarily you have to become Italian. Likewise, you can enjoy the messages of the Buddha and messages of all the different religions. You may not necessarily become Buddhist. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 13 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 13 जनवरी वर्ष 1938 में पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म जम्मू में हुआ। वे प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोकवाद्य है। उनके पिता पंडित उमा दत्त शर्मा का सपना था कि संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत में शामिल किया जाए। पंडित उमा दत्त शर्मा ने संतूर वाद्य पर अत्यधिक शोध किया और यह दृढ़ निश्चय किया कि शिव कुमार प्रथम भारतीय बने जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को संतूर पर बजाएं। पंडित शिव कुमार को ही संतूर को लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य बनाने का पूरा श्रेय जाता है। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1991 में पद्मश्री और वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 13 जनवरी वर्ष 1949 में राकेश शर्मा का जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ। वे भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के पायलट थे जब उन्हें 1982 में अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। शर्मा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर रहे। अप्रैल 1984 को राकेश सोवियत संघ के साल्यूत यान पर अंतरिक्ष में पहुंचे। यह अभियान इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस कार्यक्रम का संयुक्त मिशन था। भारतीय वायुसेना में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इतिहास के बाद अब एक पॉजिटिव रिपोर्ट। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में भीषण ठंड में ड्यूटी करने में सुरक्षा कर्मियों, श्रमिकों और कामगारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने फौरन 100 जोड़ी जूट के जूते खरीदे और उन्हें काशी विश्वनाथ धाम भेज दिया ताकि धाम में ड्यूटी करने वालों को कड़ाके की ठंड में नंगे पांव ना रहना पड़े। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक पहल के बाद लोगों में भी जूट उसी तरह लोकप्रिय होगा जिस तरह से लोकप्रिय खादी हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में काम करने वाले अब जूट का जूता पहनकर ड्यूटी करेंगे। बढ़ती ठंड को देखते हुए मंदिर परिसर में ड्यूटी करने वालों के लिए जूतों का वितरण किया गया और ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री को पता चला था कि ठंड में सीआरपीएफ जवान, पुलिस, अचरक सेवादार और सफाई कर्मी नंगे पांव ड्यूटी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद दिल्ली से जूट के 100 जूते सभी कर्मचारियों के लिए भेजे गए हैं। जूट से बने जूते मिलने के बाद अब कर्मचारियों को काम करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में चमड़े या रबड़ से बने जूता चप्पल प्रतिबंधित हैं और खड़ाऊ पहनकर ड्यूटी करने में मुश्किल आती है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने ये सराहनीय पहल की है। और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 9 बजे से हमारा विशेष कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट, दोपहर 3 बजे कोरोना अपडेट, शाम 5 बजे कोरोना संवाद, शाम 7 बजे मुद्दा आपका और शाम 7:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर नव निर्माण पर। रात 8 बजे आप देख सकते हैं आज की खबर और रात 8:30 बजे लोकतंत्र समाचार। रात 9 बजे एकम सत्य, 9:30 बजे पर्सपेक्टिव और रात 10 बजे देखिए ग्लोबल डिबेट। और अब आज के कलाकार में आपको दिखाते हैं छाऊ नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति। आप देखिए मनमोहक प्रस्तुति जी और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।